चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपसे क्या कि जितने भी मैंने बताया, एक बार जल्दी से बता दूं फिर से। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने क्या बताया, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं। ये पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है इसका और केमिकल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एस्टेरिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है और एराकिडोनिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने डबल स्टार लगाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए यार, होना चाहिए, इतना 4-4 एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई लॉरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड समझ में आ गया कि ये क्या है, सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग COH ग्रुप है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन अभी मैंने बताया 12 कार्बन है, इसमें 14 कार्बन है, इसमें 16 कार्बन है, और इसमें 18 कार्बन। ऑलिक एसिड इधर आ जाओ, इन तीनों में, स्टार्टिंग वाले तीनों में 18 कार्बन है, 18 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन, ठीक है। और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग स्वेट ग्रुप। इधर डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। चलिए अब एक टर्म बताना था, इसलिए पूरा कहानी फिर से लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मूफा। क्या बोलते हैं? मूफा। और इन तीनों को हम लोग बोलते हैं फूफा। कह रहे हैं हम मूफा और फूफा बोलने सिखा रहे हैं। ये मूफा और ये फूफा, ये अक्सर शादी में रुसे हुए मिलते हैं, मुंह बैठ के ऐसे ऐसे बैठे हुए मिलेंगे अक्सर, ये वो है फूफा, ठीक है। अब बताते हैं मूफा और फूफा क्या है, कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या इसका, दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो तो? मूफा और फूफा, अरे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड मतलब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक है ना, देख लो। फूफा पॉली अनसैचुरेटेड मतलब एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा। तो ये मूफा और ये फूफा, अरे मूफा हो कि फूफा हो, ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि R ग्रुप एल्कीन है। क्लियर? अरे राइट सभी को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सिंपल लिपिड में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फैटी एसिड। फैटी एसिड समाप्त हुआ। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्लिसरॉल। पहले मैं एक केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि वो केमिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है। जो बताना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, वो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। मैं केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा यहाँ। इस केमिकल स्ट्रक्चर का जो बच्चे नाम बताने में इंटरेस्टेड है, हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछ लूंगा। कोई नहीं? कोई नहीं बता सकता इसका नाम? सर प्रोपेन। अरे हम कौन बोला अभी? मोनू चाहिए? कौन है ये? अच्छा वो तो जय सर है। सर हम ही हैं। अच्छा कौन है? मोनू। नाम देखिए, सर आपको जनरल। तब बताना है जब आपको बोल देंगे बताइए तब, है ना, अदरवाइज दूसरे बच्चे को मौका नहीं मिल पाएगा, सबको मौका देते हैं ना। इस केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है प्रोपेन। ऑर्गेनिक का पढ़िएगा इसे, ठीक है। प्रोपेन, ANE प्रोपेन, ठीक है। देखिए कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का चक्कर ही नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यह एक प्रोपेन स्ट्रक्चर है। अगर इस प्रोपेन स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर इस प्रोपेन स्ट्रक्चर में, क्या इसमें अभी कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, अपने आप में एक प्रोपेन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस H को हटा के अगर मैं यहाँ पे कुछ और ही लगा दूं, और वो क्या लगा रहा हूं गौर करना, OH लगा दूं। क्या लगा दूं? OH। अब इस स्ट्रक्चर का यदि कोई बच्चा नाम बताना चाहता है तो वह हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलना नहीं है, मैं पूछ लूंगा जो नाम बताना चाहते हैं। दो ही बच्चे का हाथ खड़ा हुआ है केवल, दो ही बच्चे का। जैनेन्द्र कुमार सिंह राजपूत आप ही हैं? मोनू? यस सर। हाँ बताइए नाम। सर प्रोपेनॉल।
प्रोपेनॉल। यस सर। और कोई नाम? और कोई नाम? निधि कुमारी आप बताइए। निधि कुमारी वो चैट में बताती है। अच्छा अभी वो बता रही है। अच्छा अब ये क्या नाम है मोनू, तब तक आप ये बता सकते हो क्या ये OH ग्रुप का क्या नाम होता है? सर अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है तो समझ में आ गया। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं बता सकते हो? प्रीफिक्स या सर सुफिक्स? OL। अच्छा सुफिक्स? सर सफिक्स तो OL है और प्रीफिक्स नहीं प्रीफिक्स पता है। भूल रहे हो आप? याद होगा, याद डालो, जोर डालो, याद आएगा। नाम दोनों सही बता दिए। कॉमन नेम ग्लिसरॉल और इसका केमिकल नेम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई क्योंकि 3 है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लगता है OH ग्रुप के सफिक्स के तौर पर जो पहले नाम के आगे लगता है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ओल क्या है? ओल क्या है? अच्छा एक बार बताइए, प्रीफिक्स सुफिक्स में मुझे बार बार कंफ्यूजन। प्री मतलब पहले लगता है, सुफिक्स मतलब बाद में लगता है, ठीक है? तो प्रीफिक्स हुआ हाइड्रोक्सी और सुफिक्स हुआ ऑल। आई एम राइट? क्या मैं सही हूँ? प्रीफिक्स यस सर। पहले और सफिक्स बाद में, ठीक है? तो हाइड्रोक्सी होता है OH ग्रुप के लिए एक प्रीफिक्स और ओल होता है सफिक्स। ओवरऑल यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें दिख रहा है और प्रोपेन में दिख रहा है, तो अब ये प्रोपेन नहीं रहा, अब ये बन गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल और इसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। यही ग्लिसरॉल है। तो केमिकली व्हाट इज ग्लिसरॉल? केमिकली ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल और एक प्रकार का अल्कोहल है। जहां OH ग्रुप आता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है? जल्दी बोलिए। प्रोपेन बनाइएगा, H उड़ा यस के सर। OH लगा दीजिएगा। प्रोपेन बनाइएगा, H बना के OH उड़ा दीजिएगा, बन जाएगा ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। अब देखिए ये ग्लिसरॉल है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ये जो OH ग्रुप है ग्लिसरॉल में, देख रहे हैं ना ये OH ग्रुप, अब मैं मिटा रहा हूँ, OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप टेंडेंसी रखता है COH के साथ रिएक्शन करने की। किसके साथ? COH के साथ। और आपको पता होगा कि फैटी एसिड में COH होता है, पता है ना? मैं एक फैटी एसिड लिख रहा हूँ, लिखूं? या R मैंने इधर लिखा, इधर लिख रहा हूं मैं COOH। ऐसे लिख दूं क्या स्ट्रक्चर के तौर पे? ऐसे ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। RC, इधर OH और इधर O। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? ये OH और ये H, ये इधर OH, मतलब कि ये OH ग्रुप और ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप का COH, क्या ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? यस और नो? ये दोनों, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? यस और नो? जिनको लगता है रिएक्ट कर सकते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। ये केमिस्ट्री का रिएक्शन है। चलिए कौन कौन हाथ खड़ा किए मैं जरा देख लूं एक बार। चलिए मोनू आप बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? रिएक्शन का नाम बता सकते हो? सब याद नहीं आ रहा, बता तो सकते, याद अभी नहीं आ रहा है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। याद आया? डिहाइड्रेशन, यस सर, थोड़ा सा याद आया। DHYDRA, हाइड्रेशन, देख लेना स्पेलिंग, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है? अरे 10वां में भी है, 10th में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th का ऑर्गेनिक यस सर, केमिस्ट्री का पढ़े रिएक्शन, हैं। ठीक है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, सब परफ्यूम बनाने का काम आता है। ठीक है? हाँ अब बता रहे हैं, सुनो ना। एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हर टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें एस्टर का सिंथेसिस होता है। चलिए मोनू बताइए एस्टर क्या होता है? एस्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? किसी भी केमिकल को एस्टर बोलने के लिए क्या कंडीशन है? जल्दी बोलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और अल्कोहल का रिएक्शन होना होना चाहिए। चाहिए, तो जो कंपाउंड बनेगा एस्टर, उसमें एस्टर बॉन्ड होना चाहिए। एस्टर बॉन्ड क्या कहलाता है? जल्दी बोलिए। एस्टर बॉन्ड सर मतलब उसका बताइए, एस्ट्रिफिकेशन। एस्टर बॉन्ड, नहीं नहीं, एस्टर बॉन्ड किस टाइप का, मतलब कि स्ट्रक्चर बताइए हमको, एस्टर बॉन्ड का किस टाइप का होगा? कंडीशन एस्टर बॉन्ड कहने के लिए पता है? सर, सर CS3COO।
CH3 C C डबल double OH O इज एस्टर बॉन्ड। हाँ फिर से बोलिए, CH3 C double O। C डबल O, बस। यस सर। बाकी यहाँ जगह छोड़ देंगे। प्लस H2O। प्लस H2O। आप थोड़ा रिएक्शन भूल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए। फिर भी आपको काफी हद तक केमिस्ट्री आता है, ठीक है, काफी आता है। चलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों होता क्या है। चलिए आप ये सब भूल जाइए यार, नए बच्चे भूल जाइए। देखिए होता क्या है, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन ऑर्गेनिक में पढ़िएगा जहाँ एस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। होता क्या है, एस्टर बॉन्ड बनने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, जो रिएक्शन करता है, एक अल्कोहल होना चाहिए, नेसेसरी है, अल्कोहल होना चाहिए, और एक कोई एसिड होना चाहिए, और वो एसिड खास करके कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। क्लियर? ये दोनों सबस्ट्रेट मिलेंगे तब जाके एस्टर बनता है। और वहां पर इस अल्कोहल का ये H पार्ट और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH पार्ट रिमूव हो जाता है। इसका H पार्ट, इसका OH पार्ट रिमूव हो जाता है, तो यहां से क्या निकलेगा, पानी। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हुआ तो जाके जो कंपाउंड बनेगा, मैं यहां बना रहा हूं, ऐसा बनेगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए एस्टर बनाना सिखा रहे हैं सब लोग, सीखिए ध्यान से। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कार्बन, इसका हाइड्रोजन ऐसे ही रह जाएगा, इधर ये सो ऑन ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इधर मैंने कोई चेंजेस थोड़ी किया, यहाँ पे बस चेंज आ जाएगा। क्या होगा, इसका H हटाइए तो ये O, अब इसका ये C, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है ठीक है। इसका ये O और इसका ये C और ये इसका R और इसका ये O इस तरीके से अटैच्ड है इस वाले O से, ठीक है। अब ऐसा बॉन्ड जहां पर ये आप देख रहे हैं CO बॉन्ड है, जहां पर ये O दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड हो, ये वाली बॉन्ड, ये देख रहे हो, ये एस्टर बॉन्ड है, यही है एस्टर बॉन्ड। क्या जी मोनू कुमार, याद आया कुछ? ऐसे बनता है एस्टर। और यहाँ पर, यस सर, याद आ गया। हाँ, यहाँ पर इसका H रिमूव होता है और यहाँ पर इसका OH रिमूव होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका H किसका, अल्कोहल का, ये अल्कोहल है, देख लो यहाँ, ये अल्कोहल है। यस सर। और ये एसिड है, खास करके कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका OH और इसका H रिमूव हुआ तो वाटर रिमूव हो गया, इसलिए बोले डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका हुआ, एस्टर का, इसलिए प्रोसेस कहलाया एस्टरिफिकेशन। बॉन्ड बना एस्टर। एस्टर बॉन्ड ये है जो C और O के बीच में बॉन्ड है, और ऐसे C के साथ बॉन्ड जो एक और O से जुड़ा हुआ हो, वो बॉन्ड जो C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जो एक अदर्स O के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड एस्टर बॉन्ड कहला रहा है। सभी को याद आ गया जो एस्टरिफिकेशन पढ़े हैं? बोलिए। यस सर। तो ये एस्टर बॉन्ड हुआ, और ये एक एस्टर यहाँ बन के तैयार हो गया, एक एस्टर बना, क्योंकि यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना, एस्टरिफिकेशन। क्या सभी को समझ में आया एस्टर कैसे बनता है? अरे जल्दी बोलिए, सभी को समझ में आ गया? और यहाँ पर, अब यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बन गया, और अभी भी दो OL ग्रुप, मतलब कि ये अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल से बन गया अब ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, जिसमें एक एस्टर बॉन्ड होगा और इसके सिंथेसिस में एक वाटर रिमूव हुआ होगा, राइट। अब बताइए यहाँ पे ये R ग्रुप क्या है, हमें थोड़ी पता है, हमने R का जिक्र ही नहीं किया। कोई भी होगा R ग्रुप, कोई भी होगा, वो एल्केन भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है। इसका मतलब कि अगर एक फैटी एसिड, ध्यान से सुनिए, अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन हो जाए, तो एक फैटी एसिड, यहां मैं लिख रहा हूं, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़े, कैसे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो, रिएक्शन क्या होगा, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बनने वाला है, मोनोग्लिसराइड बनने वाला है। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर एक और फैटी एसिड हम यहाँ ले आए, तो ये लीजिए, ले आए फैटी एसिड, कोई दिक्कत? यहाँ पे R, अब हो सकता है ये R दूसरा हो, तो इसको बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2, हो सकता है R सेम भी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चलिए, शिवानंद बताइए, अल्कोहल का कौन सा पार्ट निकलेगा, कौन सा आइटम, जल्दी शिवानंद। शिवानंद, अल्कोहल का कौन सा पार्ट निकलेगा यहाँ एस्टरिफिकेशन में?
अभिषेक सर H। H। इरहान एसिड का कौन सा पार्ट निकलेगा? फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई पार्ट निकलेगा, कौन सा पार्ट होगा? नहीं है। अतीक OH। OH। क्या निकल जाएगा ओवरऑल? ज्योति यहाँ से ओवरऑल क्या निकलेगा? वाटर H2O। पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी। हाँ, ये 2 वाटर बोलिए, बिल्कुल सही बोलिए, क्योंकि एक ऊपर भी तो बना है। अगर हम डाइग्लिसराइड बनाने जा रहे हैं तो 2 फैटी एसिड जोड़े, एक पानी यहाँ निकला, और फाइनली होगा क्या? अब यहाँ पे भी आपको ये एक COH में से ये H हट गया, और यहाँ पे COH में से OH हट गया। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? ये फैटी एसिड का कुछ पार्ट, ये R1 R2 बता दो अलग अलग। कुल मिला के अब ये मोनो नहीं, ये डाइग्लिसराइड है। अरे बोलो, समझ में आया? सभी को समझ में आया डाइग्लिसराइड कैसे बनेगा? यस सर। ये समझ में आ गया डाइग्लिसराइड बनने में कितना वाटर रिमूव होने वाला है? शिवानंद समझ में आ रहा है? तुम्हारा साउंड नहीं आता है, यस और नो बोलो। नहीं आ रहा है। मोनोग्लिसराइड समझ में आया था कैसे बना? जब साउंडे नहीं क्लियर है तुम क्या बताएंगे? बोले साउंड ठीक कराने के लिए, अभी तक नहीं कराया है। सर हम ये सब नहीं पढ़े सर, ग्लिसराइड से क्या होता है? तो हम पढ़ा तो रहे हैं, हम पढ़ा तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? प्रोपेन, प्रोपेन समझ में आया? नो सर, उतना समझ में नहीं आया। नहीं आया तो फिर एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया तो आपसे हम बाद में बात करेंगे। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये 10th का और 9th का केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर 10th में ही लोग बता देते हैं, और एस्टर रिएक्शन तो 10th का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद 9th में भी थोड़ा बहुत जिक्र है इसका, ठीक है। तो कुल मिला के नहीं समझ में आया तो मैं आपसे बात करूंगा। बाकी लोग को समझ में आ गया? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड कैसे बनता है? बाकी लोग को समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अब अगर मुझे ट्राइग्लिसराइड बनाना है तो ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे फिर एक OH, ये CO, और यहाँ पे क्या R3। चलिए ज्योति बताइए, इस OH में से क्या निकलेगा? जल्दी। हाइड्रोजन निकलेगा। निधि कुमारी, इस COH में से, फैटी एसिड में के OH। COH में से क्या निकलेगा? OH। ये OH यहाँ से निकल गया। चलिए ओवरऑल क्या निकलेगा अभिषेक यहाँ से? H2O। पानी निकल जाएगा। और अब यहाँ पे ये H हटाइए, और यहाँ क्या जोड़ दीजिए? यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए? ये COR। तो क्या बन गया? अब ये मोनो नहीं, अब ये मोनो नहीं, डाई नहीं, अब ये ट्राइग्लिसराइड बन गया। सभी को क्लियर हो गया ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड कैसे बनाना है? सभी को क्लियर? राइट 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 राइट। यस सर। अब हम बता रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ यदि एक फैटी एसिड जुड़ा था तो एक वाटर का रिमूवल हुआ था, मोनोग्लिसराइड बना। यदि ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ेगा तो वाटर रिमूव होगा 2 को, -2 वाटर, ठीक है। एक मिनट कॉल आ रहा है, ठीक है, हाँ 2 वाटर, और बनेगा क्या? डाइग्लिसराइड, ठीक है। और अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो 3 वाटर रिमूव होगा, ट्राइग्लिसराइड है, और बनेगा ट्राइग्लिसराइड। ज्योति, ज्योति बताएगी मोनोग्लिसराइड में नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड? नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड 1 होगा। 1। ट्राइग्लिसराइड में? ट्राइग्लिसराइड में 3। डाई में और 2। ट्राई में? ट्राई में 3 होगा। 3 नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड 3। शिवानंद को छोड़ के सभी लोगों के बात समझ में आ गया जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने समझाया। मैं तो पूरा मैकेनिज्म थोड़ी पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे ना। वो तो एस्टेरिफिकेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो ऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाएंगे, मेरा पार्ट थोड़ी है। मैं तो बस बता रहा हूँ कि जहां पर अल्कोहल का OH ग्रुप, सुनो शिवानंद, सीखो यहाँ सुनो, अल्कोहल का OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप आपस में रिएक्शन करता है, जिस दौरान अल्कोहल अपना H खो देता है और COH अपना OH खो देता है, तो ओवरऑल पानी निकल जाता है, तो एस्टर बनता है। प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
बनता है एस्टर, प्रोसेस एस्टरिफिकेशन भी कहलाता है, यही एस्टरिफिकेशन। और जब अल्कोहल ग्लिसरॉल हो, जो क्या है, एक ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है, एक ऐसा अल्कोहल जहां पर 3 OH ग्रुप है, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है, वो ग्लिसरॉल कहलाता है। वो जब अलग अलग 3 फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा तो ट्राइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा तो डाई, 1 से करेगा तो मोनोग्लिसराइड। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोनोग्लिसराइड बनने में कितना वाटर रिमूव होगा, 1, यहाँ 1 है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ये बात नोट्स में शायद ऐड नहीं है, नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड ऐड कर लीजिएगा, वैसे आपको समझ चुके होंगे आप। मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3, वाटर भी नंबर उतने रिमूव होगा, ठीक है। अब चलिए स्क्रीनशॉट लेना है जिसको जल्दी से लीजिए, जल्दी लीजिए, 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। ले लिए? सर ये एक बात बार, सर एक बार फर्स्ट स्लाइड। क्यों, जब फर्स्ट उस स्लाइड टाइम 1 2 3 क्लिक बोले तो क्यों नहीं ले पाते हो? एक बार सर फर्स्ट, सेकंड वाला आ गया। 1 2 3 क्लिक लो, जल्दी जिसको लेना है। सर हो गया। ये बातें नोट्स में अगर नहीं हो एडेड तो नोट्स में ऐड कर लेंगे बात सभी लोग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मैंने आपको सिखा दिया कि मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसराइड जो अभी बना, अभी आपने देखा ना, मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसराइड, पता है ये मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसराइड को ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, चाहे वो मोनो हो या डाई हो या ट्राइग्लिसराइड हो, इसको 2 अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं, एक फैट और एक ऑयल। क्या बोला? एक फैट और एक ऑयल। अगर कोई भी, चाहे वो मोनोग्लिसराइड बना हो, डाई या ट्राई, सभी लोग मीटिंग में ही है। Yes, sir. मैंने जिनका मोबाइल लाया उठा के हॉटस्पॉट, बेचारे का आज का डाटा पैक ही खत्म हो गया इसलिए हम वाईफाई लगा के वहां क्लास लेते हैं, उसका पूरा डाटा पैक खत्म हो गया। अब वो हमको बोलेगा बाद में, उठा के हम ले आए उसका फोन कि चलो भाई क्लास लेंगे। मेरा नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं हम शाम तक ठीक कराएंगे उसको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि चाहे हो मोनो, चाहे हो डाई या हो ट्राई, क्या ग्लिसराइड, क्या ग्लिसराइड, चाहे हो मोनोग्लिसराइड या हो डाई ग्लिसराइड या हो ट्राई ग्लिसराइड, इस तीनों क्या है, ग्लिसराइड ही तो है, तीनों में फैटी एसिड है, मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3। इस मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसराइड को हम लोग 2 नाम से पुकारते हैं, या तो ऑयल या तो फैट। और ये किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब बताता हूं मैं एग्जांपल। ऑयल, ये ऑयल हम लोग किसको बोलते हैं पता है? जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिकली ऑयल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें होता है, मतलब ये जो मोनो हो चाहे डाई हो ट्राई हो, उसमें जो फैटी एसिड होगा ना, अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेस टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। मैंने कहा था, और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और जो ये फैट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, ये कौन है एक्चुअली पता है? ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कौन है? ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और मैंने कहा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे ही सॉलिड बन जाते हैं, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो लिक्विड बनेगा, मतलब उसको मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब आज से आप ऑयल और फैट में डिफरेंशिएशन क्लियर कर पाएंगे। जो भी चीज रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिले
नॉर्मली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास लिक्विड स्टेट में मिले वो ऑयल है, और जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिले वो फैट है, वो फैट है। तो आज से एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड लिखा है कि क्या आप मार्केट में फैट और ऑयल में डिफरेंशिएशन क्लियर कर पाएंगे? देखकर हाँ कर पाएंगे। आज से आपको दुकानदार नहीं ठग सकता। आप कहें तेल खरीदने, आपको वो फैट नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, हाँ अब सर्दी का मौसम में तब तो आप फंसोगे वहां। सर्दी के मौसम में तो टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, तो वहां पे अच्छे अच्छे ऑयल जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो भी थोड़ा सॉलिड हो जाते हैं, थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन एट रूम टेम्परेचर क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? यस। जो क्या है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो ऑयल है, जो सॉलिड है वो क्या है? फैट है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और इसको अगर पिघलाना है तो इसको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया कि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम और फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? सभी लोग बताइए। Yes, sir. अब बस क्लास हम 5 मिनट में छोड़ते हैं। अब इसका एग्जांपल जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ऑयल का एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है वो फैट का एग्जांपल हो गया। खेला समाप्त। तो आज जाके हमने आपको क्या, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आज हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? फैटी एसिड पढ़ा दिया अच्छे से, ग्लिसरॉल पढ़ा दिया और ग्लिसराइड भी पढ़ा दिया, GLYCERID, ग्लिसराइड भी पढ़ा दिया। कल हम लोग आने के साथ सिंपल लिपिड में एक खत्म हो गया, फैट और ग्लिसरॉल मिलके ग्लिसराइड बनता है। ये पहला कैटेगरी क्या है? सिंपल लिपिड का पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है वैक्स, जो हम कल पढ़ेंगे। तो कल सिंपल लिपिड खत्म और कल कॉम्प्लेक्स लिपिड भी खत्म कर लेंगे, मतलब कि कॉन्जुगेटेड और डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार जल्दी से। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है? चलिए होमवर्क। एनसीईआरटी में जो पढ़ना है आज, पेज नंबर 144 पर 144 पर एक येलो कलर का बॉक्स में रिएक्शन होगा। बॉक्स में रिएक्शन के नीचे से, उसके जस्ट नीचे से लाइन स्टार्ट हुआ होगा लिपिड। उसके नीचे से पढ़ना है, येलो कलर का रिएक्शन नहीं पढ़ना, वो प्रोटीन का है। वहां से लेकर, मैं बता रहा हूं कहां तक पढ़ना है, वहां से लेकर यहां तक पढ़ लीजिएगा। एक लाइन लिखा होगा, कैन यू आइडेंटिफाई, ऐसा लिखा होगा कि कैन यू आइडेंटिफाई फैट, ऐसा लाइन लिखा होगा, कैन यू आइडेंटिफाई फैट, क्या आप फैट को पहचान सकते हैं? ऐसा लिखा होगा कहीं पे लाइन। ठीक है, तो वहां तक आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? ये है आपका होमवर्क एनसीईआरटी में। कल हम लोग लिपिड को खत्म कर लेने की कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, एक एक करके। अब इसे कोई डाउट है? नो सर। मोनू आवाज नहीं आ रहा आपका? डाउट नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है। अतीक को डाउट है? नो सर। सब धीरे धीरे मीटिंग से चला गया जी। शिवानंद डाउट है? ज्योति डाउट है? नो सर। चलिए जिनको भी डाउट होगा वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिपिड को समाप्त कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ये 1-2 दिन थोड़ा नेटवर्क का इशू थोड़ा सा झेलिए आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा पटना आ जाऊंगा ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अब यहाँ पे क्या करूँ मैं बताओ? मैं तो एयरटेल वोडाफोन दोनों में करा लिया मैंने, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अगर किसी को कोई आइडिया है कि ये कैसे ठीक हो सकता है तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। कस्टमर केयर से बात तक नहीं होता है, 199 पे लगाए, 198 पे लगाए, किसी से बात ही नहीं होता है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वाईफाई। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा कष्ट झेलिए, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।